राइट। सो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे होता है, क्यों होता है, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ओके। इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक पत्थर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने कुछ फोर्स लगाया। तो इस फोर्स लगाने से क्या होगा, बहुत कम लगाया, मान लो मैंने बहुत स्लो, बहुत ज्यादा नहीं लगाया, थोड़ा ही फोर्स लगाया, कुछ होगा क्या? सर वो हिलेगी। मान लो ये ग्राउंड पे रखी हुई है तो हिल भी नहीं सकती, राइट। तो हाँ क्या होगा बताओ, अब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ क्या होगा? सर ग्राउंड पे श- प्रेशर रहेगा। प्रेशर शायद लगेगा। उसका और शेप कुछ? थोड़ा सा चेंज हो जाए। शायद थोड़ा सा शेप चेंज हो, यस, हाँ राइट। बट ये कहीं मूव नहीं करने वाला, राइट, कहीं आगे मूव नहीं करने वाला, राइट। सो अच्छा मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मेरी जो एनर्जी जा रही है वो उसको मूव करने में नहीं जा रही है, बट वो एनर्जी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि वेस्ट चली गई, ओके। उसका मैंने मूवमेंट भी नहीं करवाया और कुछ भी नहीं हुआ, राइट। अब वही चीज अगर तुम सेम चीज अगर एक स्प्रिंग पे करो, राइट, सो दिस इज अ स्प्रिंग, ओके। और इस स्प्रिंग के अंदर अगर मैं स्प्रिंग को अब ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, लेट से मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, क्या होगा बताओ? सर वो मतलब कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी तब वो क्या हाँ करेगी? कंप्रेस होने पे वो क्या करेगी, अपने अंदर क्या सर वो करेगी? एक दूसरे अपने अंदर दब एनर्जी स्टोर जाएगी एक करेगी, तरह ऐसा बोल से। सकता हूँ मैं। जब वो दब जाएगी हाँ तब वो एक्चुअल में क्या कर रही है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रही है। जब ये स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी, राइट, सो इट हैज सम एनर्जी, और जब वापस अपना नेचुरल लेंथ में आएगी तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। कोई रिलीज हो डाउट? जाएगी। इसको हम कहते थे इलास्टिक एनर्जी, क्या बोल सकते हैं इसको? इलास्टिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे लोगों में होगा, मतलब नाम ही लिया हुआ है इलास्टिक, मतलब ऐसे मटेरियल जो अपना शेप वापस रिगेन कर सके, ऐसे गेन कर मटेरियल सके। में ये एनर्जी स्टोर होगी और बाद में वही एनर्जी रिलीज होगी, राइट। सर हम लोग, एक्सक्यूज मी यस सर, सर। यस बोलो। सर हम लोग रबर बैंड का भी यस, एग्जांपल ले रबर बैंड सकते का भी हैं। एग्जांपल ले सकते हैं। रबर बैंड को मैं जब स्ट्रेच कर रहा हूँ, देन आई एम लूजिंग माय एनर्जी एंड रबर बैंड स्टोर्ड सम एनर्जी, और जब मैं छोड़ दूंगा उसको तो वही एनर्जी वापस रिलीज होती है, राइट। सो इन सिमिलर पैटर्न जब मैं इस पत्थर को भी फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, तो जब मैं पत्थर को भी फोर्स लगाता हूँ तो धीरे धीरे इस पत्थर के अंदर भी क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? जितना मैं पुश हाँ करूंगा उतना वो एनर्जी स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा, ओके। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर चुका है और उससे ज्यादा एनर्जी वो स्टोर नहीं कर पाएगा, और जैसे ही उसने एनर्जी स्टोर करना बंद कर दिया, वो क्या बन जाएगा, उसकी जो साइज है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्रैक आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस क्रैक आने सर। का मतलब समझ में आया कि वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा है और अब हाँ वो सर। टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा उसमें। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके। नो सो इन सर। सिमिलर मैनर, ओके, अर्थक्वेक दो तरीके से होता है। पहला अर्थक्वेक होता है, पहला जो टाइप ऑफ अर्थक्वेक ऐसे बोल सकते हैं, वो होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से, ओके। पहला क्या है, टेक्टोनिक टेक्टोनिक। प्लेट्स, राइट, इसके मूवमेंट से होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स। और दूसरा जो होता है वो होता है विद इन टेक्टोनिक प्लेट, मतलब एक ही टेक्टोनिक प्लेट के अंदर भी अर्थक्वेक आ सकता है। और वो होता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, जो मैंने पहले समझाया कि हम लोग एक जगह पे अगर जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर, राइट, जो भी स्टोन्स है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, ओके। कभी कभी वो स्टोन के पास एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो अब वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। रिलीज करने का मतलब वो अपना क्रैक हो जाएगी उसके अंदर, क्रैक हो जाएगा। और वो जैसे ही एनर्जी रिलीज करेगा तो वही एनर्जी से पूरा का पूरा जो आसपास का एरिया है वहां पे उस एनर्जी के रिलीज की वजह से अर्थक्वेक आएगा। आ रहा है समझ में ये? यस सर। सर ओके, चलो। सो देखते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है।
तो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं कि अर्थ का जो सबसे मिडल पोर्शन है दैट इज इनर कोर, और जो कि सॉलिड से बना है। ओके, उसके बाद आउटर कोर जो भी सॉलिड से है बना है, और उसके बाद जो है मेंटल, मेंटल जो रहता है वो किससे बना हुआ है? मेंटल मतलब मोल्टन आयरन होता है। ओके, तो जो आउटर कोर है और मेंटल जो है वो लिक्विड से बना होगा, सेमी सॉलिड लिक्विड से बना होता है। और सबसे ऊपर होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट जिसपे हम लोग रहते हैं। आया समझ में? यस ओके, तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके ऊपर हम लोग रहते हैं। उसके नीचे देखोगे तो मेंटल होता है, और मेंटल जो है उसके भी नीचे लिक्विड इनर कोर आउटर कोर होता है, और उसके बाद सॉलिड इनर कोर होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब हम लोग जो रहते हैं वो हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं, राइट? क्रस्ट पे रहते हैं। अगर मान लो जो मेंटल है, अगर मेंटल में कहीं पे एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन होना, राइट? सो एनर्जी अगर कहीं पे रिलीज होती है तो उसकी एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचती है, और उसकी वजह से तीन चीज हो सकती है। कौन कौन से तीन नेचुरल फिनोमेना हो सकते हैं उसकी वजह से? तो सर सुनामी, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक और लावा, वोल्केनिक वॉल्केनिक इरप्शन इरप्शन। एंड सुनामी, ये तीन चीज हो सकता है। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। ओके ओके, अब चलो अब देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। तो जो क्रस्ट है हमारा, उस ऊपर वाले क्रस्ट को हमने बेसिकली तो बहुत सारे प्लेट्स मतलब बहुत सारे उस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बट जो एक नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि टोटल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है, 7 to 8 टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो बहुत बड़े बड़े प्लेट्स है। और बाकी सारे जो है वो बहुत ही माइनर प्लेट्स हैं, राइट? तो ये सब लोग पढ़ेंगे। द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल टुगेदर फॉर्म्स लिथोस्फीयर। Earth lithosphere is not in a one piece, it is divided into many fragments known as tectonic plates. These plates move continuously. When they brush parts one another or collide with one another, they cause a disturbance in the Earth's crust. This movement of plates result in earthquake, volcanic eruption and tsunami. आ गया समझ में इतना? ओके, तो यस सर। टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन की वजह से earthquake, tsunami एंड वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं। आ गया समझ में? अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की स्टडी करने वाली जो साइंस की ब्रांच है दैट इज नोन एज सिज्मोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं? सिज्मोलॉजी। आ गया समझ सिस्मोलॉजी। में? कोई डाउट? नो सर। ओके, राइट। चलो अब देखते हैं सिज्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। तो सिज्मोलॉजिस्ट मतलब जो सिज्मोलॉजी पढ़ेंगे उसको हम सिज्मोलॉजिस्ट कहेंगे। जो साइंटिस्ट है जो अर्थक्वेक के बिहेवियर पे ऊपर ध्यान रखेगा दैट इज नोन एज सिज्मोलॉजिस्ट। ओके, उसके बाद ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो एक मशीन दिख रहा है, उस मशीन को कहते हैं सॉरी मशीन नहीं, जो इसकी बात चल रही है दिस इज नोन एज सिज्मोग्राफ। ओके, ये जो ग्राफ दिख रहा है तुमको, ये है सिज्मोग्राफ। ओके, सिज्मोग्राफ क्या होता है? तो सिज्मोग्राफ बेटा एक ग्राफ बनता है सिज्मोमीटर के थ्रू। सिज्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी करने के लिए सिज्मोमीटर होता है। समझ में आया? यस सर। ओके, सो जो डिवाइस है दैट इज नोन एज, सर मतलब मेजर करने के लिए। हाँ बेटा, ये डिवाइस जो है वो सिज्मोमीटर है। ओके, ये डिवाइस से ऐसा नहीं होगा कि अर्थक्वेक नहीं आएगा इस डिवाइस से, या फिर इस डिवाइस से अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन नहीं करते। ओके, हाँ सर। सॉरी। सो ये जो सिज्मोमीटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो अर्थक्वेक हो रहा है उसकी स्टडी करने के लिए काम आता है, कि कितने मेजर का ये अर्थक्वेक हुआ, कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसकी हो रही है, कितने टाइम तक ये अर्थक्वेक चला, ये सब डिस्कस होता है सिज्मोमीटर से। आया समझ में? तो ऐसा मत सोचना कि सिज्मोमीटर से हम लोग अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर अर्थक्वेक कब होने वाला है, या फिर रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक जब हो रहा है तो उसका मेजर कर सकते हैं। ओके, चलो मेजरमेंट होता है। देखो क्या है सिज्मोग्राफ में। तो सिज्मोग्राफ में बड़ा सा वेट रखा होता है स्प्रिंग के ऊपर। ओके, और सिज्मोमीटर में सबसे लास्ट जो होता है वो होती है एक पेन।
ओके, सबसे लास्ट जो है वो यहाँ पे पेन है, राइट। वो एक पेन जो होती है वो रोलिंग ड्रम के ऊपर जस्ट टच की हुई होती है, मतलब ये नीचे जो ड्रम है ना उसके ऊपर पूरा पेपर लिपेट के रखते हैं, और जैसे ये रोलिंग होगा, ये रोटेट होगा ड्रम, वैसे वैसे ये जो पेन है वहां पे एक सिंगल लाइन दिखेगी। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अगर अर्थक्वेक नहीं हो रहा है तो जो उसकी पेन है वो ऐसा रेड कलर का मार्क दिखाएगी, स्ट्रेट लाइन दिखाएगी। आ रहा है समझ में? अब जैसे ही अर्थक्वेक होगा तब क्या होगा? अर्थक्वेक होने से क्या होगा? पूरा अर्थ जब हिलेगा तो इसके हिसाब से ये जो पेन है उसका भी मूवमेंट होगा, और उस हाँ सर। मूवमेंट की वजह से ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। आ रहा है समझ में? यस सर। राइट? सर हाँ सर बोलो बेटा, यस बोलो। सर इधर ये जो वेट जो है हम्म, उसके नीचे आपने कहा उसके नीचे पेन है, तो यस। वो अगर रेड कलर दिखाता है तो उसका मतलब कि अर्थक्वेक हो रहा है। नहीं बेटा, रेड कलर नहीं दिखाएगा, रेड कलर तो मैंने पेन को देखने के लिए मैंने रेड कलर बनाया है। ओके, ओके सर। नॉर्मली क्या दिखेगा? नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, अगर कुछ भी नहीं हिल रहा है और ड्रम रोटेट हो रहा है तो एक लाइन दिखेगी पेपर पे। सर ऐसा हमें कैसे पता चला कि वो वहां पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है? बेटा यस देखो, सर। ये तो बहुत सिंपल चीज पूछी तुमने। ये देखो, ये ड्रम रोटेट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। हाँ ड्रम सर। रोटेट हो रहा है, ये स्टेडी रहेगा, सब कुछ स्टेडी रहेगा। हाँ अगर सर। सब कुछ स्टेडी रहेगा तो क्या यहाँ पे एक तुम्हें व्हाइट ये रेड लाइन देखने को नहीं मिलेगी, स्ट्रेट लाइन? बिकॉज हाँ नीचे पेन है ना, पेन है और पेपर है, पेपर और पेन एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो एक कंटिन्यूअस रेड लाइन, मतलब कंटिन्यूअस वो लाइन दिखती रहेगी। यस सर। समझ में आया? पेन जो पेपर के साथ कांटेक्ट में है उसकी वजह से लाइन दिखती रहेगी हमें कंटिन्यूअस। सर मतलब वो जो वो वेट जो दिखाया गया वो बॉल जैसा, हाँ, सर वो वो तो एक इसलिए पेन रखा है? है नहीं बेटा, वो वेट है। वेट क्यों लगा के रखा है? वेट लगाने का मतलब ये है कि अगर मान लो अर्थक्वेक जब आ रहा है, राइट, तो क्या होगा? या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि अगर वेट नहीं लगाया होता, एक सिंपल पेन लटक के रखते, तो अगर मान लो विंड ब्लो हो रहा है तो उससे क्या होगा? विंड ब्लो से वो पेन हिलती रहेगी, तो हमको ऐसा हाँ पेन सर। नहीं हिलानी है ना, हमको तो स्ट्रेट रखनी है उसको, इसलिए हम लोगों ने वेट लगा के रखा है, ताकि वो ओके सर। विंड और इन सब से कुछ नहीं हो, वो स्ट्रेट की स्ट्रेट रहे। बट अर्थक्वेक होगा तब तो सब कुछ हिलेगा। ओके, तो अर्थक्वेक हाँ जैसे ही होगा पेन भी हिलेगी, पेन हिलने से क्या होगा? ये जो नीचे का जो पेज है, जो रोलिंग ड्रम पे पेज है, वहां पे कुछ लाइंस बन जाएगी, रैंडम लाइंस बन जाएगी। आ गया सर समझ में? मतलब अपने आप बन जाएगी? हाँ बेटा, वो अपने आप बनेगी ना, पेन ओपन है और पेपर के साथ कांटेक्ट में है, जैसे ही हाँ सर। पेपर हिले जैसे ही वो पेन हिलेगी तो वैसे ही इस हिसाब से लाइन बनेगी। जब अर्थक्वेक आएगा तब, अगर अर्थक्वेक नहीं होगा तो एक स्ट्रेट लाइन दिखने को मिलेगी। आ गया? हाँ सर। अगर अर्थक्वेक नहीं है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखती रहेगी, जैसे ही अर्थक्वेक होगा वो हिलने लगेगा, हिलने लगेगी तो ऐसी लाइन दिख जाएगी। चलो, अगर मान लो अब वो पेपर पे सिर्फ इतना लाइन देखने को मिल रहा है, लेट्स से इस पेपर पे क्या दिख रहा है? सिर्फ ये लाइन देखने को मिल रही है और फिर वापस स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। इसका मतलब सिर्फ इतने ड्यूरेशन के लिए एक इम्पल्स क्रिएट हुआ, बहुत ही छोटा अर्थक्वेक आया, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ सर। ओके, और अगर मान लो कुछ ऐसा बन गया, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि कोई लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अर्थक्वेक आया, ज्यादा शेकिंग हाँ हो रही है। ओके, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, दैट ग्राफ इज नोन एज सिज्मोग्राफ। ओके, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ। ओके, सिज्मोग्राफ से क्या होता है? उसकी मतलब उसका रीडिंग करके या फिर उसकी स्टडी करके अर्थक्वेक को देखा जा सकता है कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग था या कितना वीक था। आ गया समझ में? हाँ यस सर। सर। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे। तो ये तो हो गया सिज्मो के बारे में। सिज्मोलॉजी क्या है वो समझ में आ गया। सिज्मोलॉजी मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विथ अर्थक्वेक। सिज अर्थक्वेक। राइट, उसके बाद क्या है? सिज्मोलॉजिस्ट, मतलब जो अर्थक्वेक की स्टडी करेगा। और उसके बाद क्या है? सिज्मोमीटर एंड सिज्मोग्राफ, राइट।
चलो अब ये सारी चीजें देखनी है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से डायग्राम दिखाया हुआ है कि मान लो यहाँ पे कहीं फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन मतलब ऐसी जगह जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ, मतलब जहां से एनर्जी रिलीज हुई, जहां पे क्रैकिंग हुई। ओके, दैट इज नोन एज फॉल्ट लाइन। समझ में आया? या हाँ सर। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना। मान लो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम पे ध्यान दो ज्यादा। एक मिनट, यस, ये वाले डायग्राम पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये वाले डायग्राम पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है। ओके, यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेंटर है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वाला पॉइंट। ओके, जहां से एनर्जी रिलीज हुई, अर्थक्वेक यहाँ से इनिशिएट हुआ, तो इस सेंटर को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस ऑफ, फोकस ऑफ अर्थक्वेक। ओके, जिसको हाइपो सेंटर भी बोल सकते हैं। हाइपो सेंटर इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जनरली हम लोग इसको फोकस ही बुलाते हैं। फोकस ही बोलते हैं। आ गया समझ में? फोकस का मतलब जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज फोकस। ओके, अब बेटा फोकस से एग्जैक्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पे, फोकस से एग्जैक्ट ऊपर जो अर्थ की सरफेस है, उस सरफेस को हम कहते हैं एपीसेंटर। एपिसेंटर। ओके, एपीसेंटर समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, जैसे कि मान लो अर्थक्वेक हुआ था 2001 में, और तब कहा जाता था भुज इज एपीसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। भूज में। अगर भुज एपीसेंटर है अर्थक्वेक का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे ज्यादा हो सकता है नहीं, हाँ, अर्थक्वेक। डैमेज सबसे ज्यादा वहां पे हो सकता है, सही बात बताई। बट भुज एपीसेंटर है, उससे पता क्या चलेगा हमको? भुज के नीचे, एग्जैक्ट नीचे, राइट, भुज के एग्जैक्ट नीचे कहीं पे एनर्जी रिलीज हुई है। ओके, और भुज जो है वो उस पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर आ रहा है, तो सरफेस पे जो पॉइंट है दैट इज नोन एज एपिसेंटर, और अर्थ के कोर में जो पॉइंट है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम फोकस कहेंगे। तो फोकस और एपिसेंटर समझ में आ गया डिफरेंस? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, तो फोकस एपिसेंटर ये दो चीज समझ में आ गई, राइट? आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, देखो ध्यान से। उसके बाद है तुम्हारा फॉल्ट लाइन। ओके, दिख रहा है? चलो, ये फोकस हो गया, राइट? दिस इज अंडरग्राउंड लाइन। जो फॉल्ट लाइन है वो एक ऐसी चीज है जहां पे सबसे ज्यादा रप्चर हुआ है, सबसे ज्यादा क्रस्ट को नुकसान हुआ है, उसको हम कहते हैं फॉल्ट लाइन। आ गया समझ में? और जिस हाँ। जगह से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी जो ट्रैवल करेगी, वो करेगी सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। किसके फॉर्म में ट्रैवल करेगी? सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में। सिस्मिक। ओके, चलो देखते, एक बार रीड करते करते देख लेते फटाफट। सबसे पहले सिस्मिक फोकस, मतलब जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, दैट इज नोन एज सिस्मिक फोकस। नेक्स्ट इज एपिसेंटर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि एग्जैक्ट अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट है दैट इज नोन एज एपिसेंटर। उसके बाद सिस्मिक जोन्स। सिस्मिक जोन्स मतलब हम लोगों ने अर्थक्वेक के हिसाब से कुछ एरियाज को हम लोगों ने रिस्क के हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड किया है, दैट इज नोन एज सिस्मिक जोन्स। ओके, जहां पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा हो सकता है। ओके, जैसे दो सर टेक्टोनिक प्लेट। हाँ बोलो। हाँ सर बोलो बेटा। हम सर हम उन एरियाज को डेंजर जोन भी कह हाँ, सकते हैं ना? डेंजर जोन्स भी कह सकते हैं, जहां पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। ओके, चलो, सो यस सर। इसके हिसाब से, उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स की स्टडी करने के हिसाब से हम लोगों ने एरियाज को डिवाइड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है फॉल्ट। फॉल्ट मतलब अ क्रैक रनिंग थ्रू द टेक्टोनिक प्लेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट, उसको हम लोग फॉल्ट कहेंगे। फॉल्ट लाइन समझ में आया? जो अर्थक्वेक हुआ उसकी वजह से जो पूरी क्रैक बन गई, दैट क्रैक इज नोन एज फॉल्ट। ओके, या फिर इसको हम फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब earthquake से क्या क्या होता है? So earthquake is a sudden movement of a or a disturbance in the lithosphere. Earthquake may be mild or massive, resulting in destruction of a large scale. Earthquake can be caused due to the various reason. Volcanic eruption से भी earthquake होता है, tectonic plate लर्निंग से एंड होता है,
फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की वजह से होता है, एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से भी हो सकता है। चलो सबसे पहला देखते हैं उसमें वॉल्केनिक इरप्शन से। तो वॉल्केनिक इरप्शन सबको पता है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जो लावा होता है, जो गैस होता है, वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, और जब वो सरफेस पे आता है तो बहुत हैवी अमाउंट में ऊपर आता है, जिसकी वजह से वॉल्केनो के साथ साथ अर्थक्वेक आ सकते हैं। कोई डाउट वॉल्केनिक इरप्शन में? नो नो सर। ओके, चलो उसके बाद अब प्लेट टेक्टोनिक्स। सो प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो प्लेट बनाई हुई है यहाँ पे हम लोगों ने। अब ये दो प्लेट में तीन तरह के ऑप्शंस है, या तो एक दूसरे से दूर जा रही होगी, दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होगी, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, डाइवर्जेंट बाउंड्री समझ में आया? सर ये डाइवर्जेंट बाउंड्री जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते एक हैं। दूसरे से दूर जाती है, मतलब ऐसी दो टेक्टोनिक प्लेट है जो एक दूसरे से दूर जा रही है, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री कहेंगे। ओके, यस सर। अगर टेक्टोनिक यस प्लेट्स सर। एक दूसरे के नजदीक आ रही है तो उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहेंगे। राइट, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बेटा कि डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड कन्वर्जेंट बाउंड्री कैसी होती है। और लास्ट इज स्लाइडिंग बाउंड्री। स्लाइडिंग बाउंड्री मतलब एक दूसरे से दूर नहीं जा रही, दूर दूर भी नहीं जा रही, नजदीक भी नहीं आ रही, वो सिर्फ क्या कर रही है, एक दूसरे के अराउंड मोशन कर रही है, एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन कर रही है, तो उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग बाउंड्री। स्लाइडिंग बाउंड्री। आ गया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? चलो नो सर। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलोजेनिक फैक्टर्स, मतलब ह्यूमन इंटरफेस की वजह से जो सॉइल है, ओके, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसकी वजह से ज्यादा अर्थक्वेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे तुम सबको पता है कि बेटा जो वाटर सर है, आपकी ग्राउंड वाटर आवाज है, बहुत बज रही है। अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, चलो। सो बेटा जैसे ग्राउंड वाटर, सबसे पहला रीजन है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो होता है, अगर ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा ना, उससे भी अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, साथ ही साथ सर वो ग्राउंड कैसे? वाटर, हाँ वो कैसे, बिकॉज ग्राउंड वाटर जो होता है वो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिज्मिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है वो? सिज्मिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, अगर ग्राउंड वाटर नहीं है और कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है तो क्या होगा, सिज्मिक वेव ज्यादा दूर तक जाएंगे और ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। आया समझ में? ओके। हाँ सर। इसके अलावा बेटा हम लोग जो भी माइनिंग करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं, राइट, ब्लास्ट कर रहे हैं अंडरग्राउंड में, रोड्स बना रहे हैं, अगर मान लो एक माउंटेन है उसको हम लोग बीच में से टनल बनाते हैं, तो ये सारे जो भी चीजें करते हैं उससे कहीं ना कहीं अर्थक्वेक की इफेक्ट पे फर्क पड़ता है। आ गया समझ में? ये लाइंस पढ़ो। Many of the earthquake of the world in the present century are result of construction of dams and reservoir. The earthquake of 1931 in Greece has been attributed to the Marathon Dam construction in 1929. The Koyna earthquake of 1967 is in Satara district of Maharashtra was due to Koyna reservoir constructed on 1962. तो जो रेजोवायर बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, उससे अर्थक्वेक की आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आ गया समझ में यहाँ तक? सर हाँ बोलो। सर डैम बनाते तो ऐसा क्यों होता है? डैम बनाने से बेटा क्या होता है, एक जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में फोर्स लगता है। जब तुम डैम बना रहे हो तो उससे पीछे बहुत सारा रेजोवायर मतलब वाटर क्रिएट हो जाता है। राइट, तो वो वाटर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ओके, ओके सर। तो इन सब से जो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है उस पर फर्क पड़ता है। आ गया ओके समझ सर। में? चलो अब बेटा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो मेजर होती है रिक्टर स्केल में। कौन से स्केल में मेजर होती है? रिक्टर रिक्टर स्केल। स्केल। ओके, जो रिक्टर स्केल, अगर मान लो 1% से भी रिक्टर स्केल बढ़ रहा है, मतलब मान लो एक बार 6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया और दूसरी बार 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, राइट, तो भले ही रिक्टर स्केल में एक का ही चेंज आ रहा है,
बट जो एनर्जी रिलीज होती है, जो डिवास्टेशन होता है, उसमें 10 टाइम्स फर्क आ जाता है। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? तो जो नो सर। रिक्टर स्केल है उससे हम लोग मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, और रिक्टर स्केल्स जो होते हैं वो एक बढ़ने से भी 10 टाइम्स रिक्टर स्ट्रेंस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे सुनो, एक बार अर्थक्वेक आया 5 रिक्टर स्केल का, और दूसरे टाइम अर्थक्वेक आया लेट्स से 7 रिक्टर स्केल का, तो पहले के मुकाबले दूसरे में कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कितने टाइम ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी? सर 2 टाइम्स। नहीं 20। नहीं बेटा, 20 टाइम्स सर। नहीं नहीं, रिक्टर स्केल में 2 का चेंज आ रहा है, तो एक्चुअल में एनर्जी हाँ में कितना चेंज आएगा? 10 टाइम्स। वो एक का चेंज आने पे 10 टाइम्स होता है, 2 का चेंज आने पे कितने टाइम्स होगा? 100 टाइम्स। यस, 1 यूनिट चेंज इन रिक्टर स्केल, इससे क्या होगा? एनर्जी में कितने टाइम्स होगा? 10 टाइम्स मोर एनर्जी, राइट? 10 टाइम्स मोर एनर्जी। आ रहा है समझ में? अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि 5 जब हुआ, 5 रिक्टर स्केल का जो हुआ, तब लेट से 10,000 जूल एनर्जी रिलीज हुई। ओके, 10,000 जूल एनर्जी रिलीज, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 6 पे क्या होगा? 6 पे कितना होगा? इससे 10 टाइम्स, इससे 10 टाइम्स मतलब कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 10,000, ज्यादा इतना हुआ। और 10,000। 7 में जब हो जाएगा, मतलब 7 रिक्टर स्केल का होगा, तो इससे भी और 10 टाइम्स, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10,000, तो टोटल पहले से हाँ 100 टाइम्स एनर्जी ज्यादा बढ़ गई। समझ में आ रहा है ये? यस सर। कोई डाउट? सर। ओके, यहाँ पे देखो रिक्टर स्केल के बारे में दिया है कि अगर सर। किसी पे 1 रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पता नहीं चलेगा किसी को भी। ओके, और इंस्ट्रूमेंट्स में ही पता चलेगा, बाकी कहीं पे पता नहीं चलेगा। 2 रिक्टर स्केल का आया तो कुछ कुछ लोगों को पता चलेगा। अगर मान लो 6 रिक्टर स्केल का आया, तो मोस्ट पीपल आर अलार्म्ड एंड रन आउटसाइड, डैमेज इज नेग्लिजिबल इन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। 6 रिक्टर स्केल का आया तब तक सबको अर्थक्वेक पता चलेगा, सब डर भी जाएंगे और सब भागने भी लगेंगे, उतना ज्यादा वो होता है, बट बिल्डिंग्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 7 रिक्टर स्केल का आया, अगर 7 रिक्टर स्केल का आया, तब क्या होगा? डैमेज इज स्लाइटली डैमेज होगा, राइट? और जो पुराने बिल्डिंग्स है वो सारे क्या हो सकते हैं? पुराने बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय। क्रैक हो सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अर्थक्वेक के कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं, तो ये बेटा तुम लोगों को याद रखना है, ये रीड कर लेना है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं इसमें कि मैं बताऊं तुमको, राइट? कि क्या क्या होता है, उससे क्या क्या बचना चाहिए, ये सारी चीजें देखनी है। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले सुनामी। सुनामी, राइट? कि अगर मान लो अर्थक्वेक अगर ओशन में कहीं पे आ रहा है, तो वहां पे हाँ वाटर लेवल का बहुत ही ज्यादा चेंज होता है, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन के अंदर बहुत ही स्पीड से जो ओशन का वाटर है वो आ सकता है। ओके, चलो अब प्रोटेक्शन देखते हैं कि भाई अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट क्या क्या, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है। तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे सिक्योर रहने के लिए जो अपनी बिल्डिंग्स है, राइट, या फिर ब्रिज जो बना रहे हैं, उन सबको इस तरह से बनाना चाहिए ताकि अर्थक्वेक से उसको मिनिमम डैमेज हो। आया समझ में? तो हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव करनी चाहिए। बड़े बड़े टावर्स जो है, ओके, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, राइट, इतना बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग बना है, बट अगर वहां पे अर्थक्वेक आया तो क्या होगा? तो बेटा वहां पे अर्थक्वेक आया तो उसके लिए इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, राइट, वो वाइब्रेट होता रहेगा, बट वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, इस तरह का बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जो हाँ सर। स्ट्रक्चर्स हम बिग स्ट्रक्चर्स यस बना सर। रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि उस पे मिनिमम इफेक्ट हो। ओके,
अगर हम लोग घर के अंदर है और अर्थक्वेक आया तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो भी बड़े बड़े डाइनिंग टेबल्स, अगर डाइनिंग टेबल है तो उसके नीचे चले जाना चाहिए, या फिर तुम्हारा बेड है उसके नीचे चले जाना चाहिए, राइट? ताकि अगर मान लो कुछ डेब्रिस फॉल होना स्टार्ट हो जाए तो तुम पे डायरेक्टली नहीं गिरे। ओके, दूसरा सजेशन क्या है? सबसे पहला सजेशन है ओपन एरिया में चला जाना चाहिए। ओके, तो ये सारे सजेशंस है कि क्या क्या करना है, एक बार रीड करना है सबको। ओके, ये हाँ चैप्टर सर। वैसे कुछ है नहीं इतना यस ज्यादा, सर। तो मोस्टली हम लोग ये अब आज कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम एक्सक्यूज लोग जो मी करेंगे, सर। यस बोलो बेटा। सर मुझे एक क्वेश्चन है यस बोलो। कि सर 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 ये कुछ कुछ कंट्रीज में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं यस तो वो यस क्यों आते हैं? बेटा, उसका रीजन ये रहता है कि वो कंट्रीज जो रहती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज में होती है। ये पहला रीजन हो सकता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज है, अगर वहां पे वो कंट्री लाई कर रही है तो वहां पे सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक आ सकते हैं। ओके, और वहां यस के अगर पता है कि भाई इस तरह की कंट्री में ज्यादा टाइम अर्थक्वेक आते हैं, तो वहां की जो बिल्डिंग्स भी होती है वो भी उस तरह से स्पेशली डिजाइन होती है, राइट? जनरली वो बिल्डिंग्स जो बनाते हैं वुडन फ्लोरिंग से बनाते हैं। तो वुडन से बनाने से फायदा क्या होगा? कि सर वो जल्दी फॉल मतलब गिर नहीं पाएगा? नहीं बेटा, गिर तो सकता है वुडन का भी। फायदा क्या होगा? वुडन के गिरने से उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा। आया समझ में? यस तो सर यस अगर सर। कंक्रीट होता और वो डैमेज होता तो ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो पहली चीज ये है कि वुडन के गिरने से ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला है। और दूसरा ये है कि वो वुडन की जो फ्लोरिंग रहेगी वो हम लोग वापस भी अगर घर बनाना है, राइट, तो हम लोग अच्छी तरह से वापस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यस सर। ओके, चलो। यस सर, थैंक यू सर। सर। तो बेटा नेक्स्ट क्लास से हम लोग 9th की जगह पे 10th का स्टार्ट कर देंगे। सॉरी 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 सॉरी, 8th की जगह पे 9th का स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी ओके सर। सर। यस बोलो। ओके